हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, हम करंट अफेयर के अंतर्गत हम विजन की जो मंथली मैगजीन है, ये हमारे लिए प्री एंड मेंस के हिसाब से हम इसको पढ़ रहे हैं। और दोस्तों, इसमें क्या है कि थोड़ा समराइज़ करके मैंने अपने लिए जो नोट्स बनाए उनको भी आपके साथ शेयर करूँगा। और इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप भी इसको थोड़ा समराइज़ कर लेंगे, नहीं तो बार बार मंथली मैगजीन को पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको पढ़ेंगे हम इसमें। और दोस्तों, अभी तक हमने मई मैगजीन, देखो हमारा टारगेट रहेगा मई टू मुख्य रूप से अप्रैल तक जो करंट है इसको टारगेट करेंगे हम। ये 2023 की और ये 2022 की, 2022 मई से लेकर के 2023 अप्रैल तक हम करंट को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके अलावा PAT 365 है, उसको भी डिस्कशन करेंगे। तो इसलिए दोस्तों, मंथली मैगजीन क्या है कि आपके प्री और मेंस के साथ साथ आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें प्रोवाइड करवाती है। काफ़ी इसका महत्व है, इसके बारे में हम आपको एक वीडियो में पहले ही बता चुके हैं। तो आज हम इस टॉपिक में हमने मई मंथ की जो मैगजीन है विजन की, इसमें से हम पॉलिटी वाले पार्ट को समाप्त कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वो है इंटरनेशनल रिलेशन। दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशन में एक चीज़ आपने देखी होगी कि एक तो इसका अगर महत्व में देखूं कि इंटरनेशनल रिलेशन का महत्व क्या है जो हमें पढ़ना चाहिए। हालांकि जब बेसिक से हम आपको इसका सिलेबस भी बताएंगे, जब इसको GS2 के पढ़ाएंगे तो उसमें ये महत्वपूर्ण योगदान वहाँ बहुत अच्छे से समझ लेंगे। तो सबसे पहले इसका महत्व अगर मैं देखें तो सबसे महत्व है दोस्तों इसका एक तो प्री में इस बार दोस्तों आपने देखा होगा, इस बार पहली बार 2020 में UPSC और स्टेट PCS की कई प्री में ये देखने को मिलेगा। UPSC की अगर बात में तो UPSC की प्री में अगर आपने देखा होगा तो इस बार UNO की कार्य प्रणाली को लेकर के क्वेश्चन आया है। प्री में दोस्तों, प्री में क्वेश्चन आया है UNO की कार्य प्रणाली को लेकर के, UNSC के सिस्टम को लेकर के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए। इसलिए दोस्तों, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से लेकर के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, कई जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, चाहे वो क्षेत्रीय है चाहे वो बहुराष्ट्रीय है, इन संगठनों के सदस्य कौन कौन हैं, इनसे लेकर भी कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जैसे पिछली बार G20 को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया था कि G20 का कौन कौन से सदस्य G20 में शामिल है। इसलिए दोस्तों, क्षेत्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इनसे लेकर के भी आपके प्री में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हर साल एक दो क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा कोई अंतर्राष्ट्रीय डिक्लेरेशन हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र हुआ है, घोषणा हुई है, कोई दो देशों में एग्रीमेंट हुआ है, इसको लेकर के स्टेट PCS में भी क्वेश्चन आता है और UPSC में क्वेश्चन आता है। आपसे कई बार पूछ लिया जाएगा कि कहाँ पर एक घोषणा पत्र हुआ था, तो इसका मतलब किस देशों के बीच में हुआ, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए भी हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, उनको पढ़ना होता है। रही बात दोस्तों अगर मेंस की, तो ये मेंस में आपके GS2 का आपको पता है कि आप GS2 का 50 से 60 नंबर के जो आपके मेंस में क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट इंटरनेशनल रिलेशन से आते हैं और टू द पॉइंट आते हैं। अगर आपको करंट की कुछ इंसिडेंट पता है और बेसिक आपको अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में बेसिक सी जानकारी है तो आपको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। इसलिए दोस्तों, हम इसको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे। मेंस में अगर किसी का ऑप्शनल है पॉलिटी, अगर किसी का PSI और ऑप्शनल है, तो उसके लिए तो ये GS मतलब उसके पेपर 2 के लिए बहुत ज़्यादा अहम योगदान निभाएगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसलिए दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशन की जो मैगजीन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, इसको हम अच्छे तरीके से पढ़ते जाएंगे। इससे क्या है कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी और बहुत सारे फैक्ट और डेटा आपके काम आएंगे। तो इसी में अगर मई मंथ की अगर हम बात करें तो इसमें एक टॉपिक, बहुत ही बढ़िया टॉपिक दिया हुआ है। इंटरनेशनल रिलेशन का पहला टॉपिक है, और टॉपिक क्या है ये देखा हुआ है। टॉपिक देखा हुआ है कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। इंडो पैसिफिक अगर एरिया की मैं बात करूँगा, इंडो पैसिफिक एरिया मोस्टली ये एरिया, इंडो पैसिफिक एरिया ये है जिसमें ये इंडियन ओशन और ये पैसिफिक ओशन, अगर आप इसको मैप में देखेंगे तो ये क्षेत्र आजकल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसका अगर देखेंगे तो आर्थिक दृष्टि से क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। हम अलग से पढ़ेंगे जब हमारा ऑप्शनल होगा, तो इंडो पैसिफिक एरिया के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण एरिया है। इसका दोस्तों आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ संसाधन बहुत ज़्यादा है दोस्तों। इसका भूसामरिक महत्व बहुत ज़्यादा है क्योंकि जिस भी शक्ति का प्रभाव यदि इंडो पैसिफिक एरिया में रहेगा तो वह शक्ति महाशक्ति रहेगी, ध्यान रखना। क्योंकि दुनिया के सारी ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा व्यापार इंडो पैसिफिक एरिया में जाता है।
दुनिया के महत्वपूर्ण आइलैंड इंडो पैसिफिक एरिया में, दुनिया के महत्वपूर्ण जो जगह है वो इंडो पैसिफिक जोन में है। तो इसलिए हिंद प्रशांत क्षेत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और जो क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण होगा उसी को लेकर के क्या होगा, प्रतिस्पर्धा होगी। और प्रतिस्पर्धा किसके बीच में होगी, शक्तियों के बीच में। और शक्तियाँ कौन कौन दोस्तों, यूएसए, चाइना, इंडिया, यूरोप के देश, रसिया, जापान, ये अपने वर्चस्व को लेकर के इंडो पैसिफिक एरिया में वर्चस्व को लेकर के इनमें आपसी क्या होगी, प्रतिस्पर्धाएं होंगी। और वर्तमान में प्रतिस्पर्धाएं किसके बीच में ज़्यादा चल रही है, चाइना एंड यूएसए के बीच में। तो दोस्तों चाइना और यूएसए के बीच में चल रही है, इसलिए यूएसए चाहेगा कि वो चाइना को मतलब कमज़ोर करें या चाइना को बैलेंस करें, और चाइना चाहेगा कि वो यूएसए को रिप्लेस करें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। तो इसी प्रकार से अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाते जा रहे हैं। उसी में से इंडो पैसिफिक जोन के अंतर्गत यूएसए के नेतृत्व में एक इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी नामक संगठन की स्थापना हुई दोस्तों। ठीक है ना, ये अब आपकी बात समझ में आ गई, क्योंकि मैंने यहाँ आपको एक बैकग्राउंड तैयार किया था। अब सबसे पहले यह है कि अगर हमें इस टॉपिक के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हाईलाइटेड क्यों रहा है। तो दोस्तों इसका हाईलाइटेड रहने का कारण क्या है, कि करंट में क्यों रहा है। तो करंट में इसलिए रहा है कि अभी तक भारत इसका सदस्य नहीं है, ध्यान रखना। एक तो अभी तक भारत इसका सदस्य नहीं है, परंतु हाल ही में भारत ने इसका सदस्य बनने की सहमति व्यक्त की है। भारत ने कहा है कि हम भी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक जो क्षेत्र है इसका क्या करेंगे, हम सदस्य बनेंगे। वर्तमान में दोस्तों इसमें क्या है, 14 देश शामिल है, ध्यान रखना। वर्तमान में इसमें 14 देश शामिल है। ये 14 देश आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं। तो इनके बारे में यदि हम डिस्कशन करें तो इसमें एक दोस्तों यूएसए है, एक इंडिया अब इसमें शामिल हो गया, एक दक्षिणी कोरिया, एक जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई, मलेशिया, मतलब ये तो कौन से देश है, ये आसियान कंट्री दोस्तों। और इसके बाद फिजी। यानी कि मैं अगर इसको थोड़ा समराइज करूं तो समराइज करने का मतलब है कि इसमें कौन कौन से देश हैं, आपको याद रखने के लिए क्या करना है। एक तो दोस्तों आसियान देश। अब आसियान देश में आप दोस्तों 10 देशों के बारे में आपको पता होगा कि आसियान में 10 देश आते हैं, इसके बारे में हम आगे भी देखेंगे। तो एक तो आसियान कंट्री, फिर एक इंडिया, ठीक है, ये हो गए आसियान कंट्री में। हो गए दोस्तों लगभग 10 के समथिंग देश है आसियान कंट्री के, लेकिन हर आसियान कंट्री इसमें शामिल नहीं है। आसियान कंट्री के अंतर्गत इसमें कौन कौन से शामिल हैं, जो इसके सदस्यों की अगर मैं बात करूं तो इसमें है दोस्तों एक तो सिंगापुर, एक है दोस्तों ब्रुनेई, एक है मलेशिया, एक है वियतनाम, एक है फिलीपींस, थाईलैंड और इंडोनेशिया। यानी आसियान देशों के अंतर्गत 1 2 3 4 5 6 7 8 कंट्री आसियान देशों के इसमें शामिल है। कौन से शामिल नहीं है, एक तो म्यांमार नहीं है आसियान का, ठीक है दोस्तों, और एक इसका कंबोडिया नहीं है। अब दो चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखो 14 देशों का नाम याद रखना थोड़ा सा हो सकता है कॉम्प्लिकेट हो सकता है, तो याद रखने का तरीका क्या होता है कि 8 देश तो आसियान के हैं, ठीक है, और एक इंडिया है, 9 हो गए। और इसके अलावा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और फिजी, ये जो तीनों एक आसपास में पड़ते हैं, ये हमेशा यूएसए के सहयोगी रहे। तो डेफिनेटली जिसका यूएसए लीडरशिप करेगा उसमें शामिल रहेंगे। तो ये हो गए 1 2 3 और 8 11, एक इंडिया 12, एक यूएसए 14, और यूएसए के साथ हमेशा क्या हो, साउथ कोरिया होता है। तो इस प्रकार से इसके 14 देश इसमें शामिल है। तो आपको ध्यान रखना कि इंडो पैसिफिक जो इकोनॉमिक ये प्रॉस्पेरिटी है इसमें 14 कंट्री है। और याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि 8 आसियान के देश, लेकिन 2 कौन कौन से नहीं है, म्यांमार और कंबोडिया, ये 2 नहीं है। 8 आसियान के देश प्लस एक इंडिया, और हमेशा यूएसए के साथ ज़्यादातर देश शामिल रहते हैं। उसमें साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा साउथ कोरिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और थाईलैंड तो उसमें आ गया आसियान, और फिजी और न्यूजीलैंड। तो ये 5 ये हो गए, 8 और 5 13 और एक इंडिया 14। इस तरीके से इसमें 14 कंट्री याद रखने का यही तरीका है, और कोशिश करना कि ये लोग क्यों आपस में जुड़े हुए हैं, तो उसका रीजन हम देखते हैं। लेकिन सबसे पहले इसमें आपको ये पता होगा कि कितने देश हैं, इसमें 14। इसके अलावा दोस्तों आपने सुना होगा कि एक आपने सुना होगा RCEP के बारे में सुना होगा, जो यहीं पर था RCEP दोस्तों, एक हम आगे इसको बारे में देखेंगे। ये रीजनल कोऑपरेशन है इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लेकर के। इसमें टोटल देश है 14, इसमें वर्तमान में 14 देश हैं, और 14 देशों में क्या है दोस्तों, 10 आसियान के हैं इसमें, फिर इसके अलावा चाइना, ठीक है ना, साउथ कोरिया,
फिर में जापान और न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया, ये तो ये टोटल इसमें RCEP में 14-15 देश है, 14-15, हाँ एक न्यूजीलैंड, तो 15 देश है RCEP में, वो इसमें शामिल है। तो यहाँ आपको 2 चीज़ ध्यान रखनी है, RCEP में कौन कौन से शामिल है, IPEF में कौन कौन से शामिल है, इन देशों के बारे में आपको जरूर याद होना चाहिए, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। अब ये तो हो गई इसकी बात। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें कि इस संगठन के बारे में बता दिया कि 14 देश शामिल है जो दुनिया की लगभग 40% GDP को शामिल करते हैं। ये संगठन क्या है दोस्तों, ये USA के लीडरशिप में एक आर्थिक और व्यापारिक मामलों को लेकर के एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। मतलब एक फ्रेमवर्क है, ये कोई एक स्पेशल इंस्टीट्यूट के रूप में काम नहीं करेगा, बल्कि इन्होंने एक प्लानिंग बनाई है कि हम इकोनॉमिक और व्यापारिक रिलेशन को किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। तो 14 कंट्री है, इसमें भारत भी अब शामिल हो चुका है इसका, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना एक चीज़, सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि फ्री मुक्त व्यापार समझौता, ये मुक्त व्यापार समझौता नहीं है, ध्यान रखना। जैसे RCEP क्या है, एक मुक्त व्यापार समझौता है दोस्तों, ठीक है ना, जबकि ये जो IPEF है ये मुक्त व्यापार समझौता नहीं है, इसमें जस्ट एक एग्रीमेंट है, एक फ्रेमवर्क बनाया गया है कि 2 देश किस तरह से आपस में आगे करेंगे। और इस फ्रेमवर्क के 4 स्तंभ में उन पे फोकस करना है आपको। एक ये कहा कि एक दूसरे की इकोनॉमी को हम कनेक्टिविटी में बढ़ाएंगे, यानी कि कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी। एक इकोनॉमी की जो लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है जो उसको आगे बढ़ाएंगे। एक स्तंभ में इसका स्वच्छ इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे, और एक है निष्पक्ष इकोनॉमी। यानी कि जो ये फ्रेमवर्क है इसमें 4 स्तंभों पे फोकस किया जाएगा। अब बात आई कि जुड़ी हुई इकोनॉमी का मतलब है कि जो डिजिटल इकोनॉमी आगे बढ़ रही है उसको लेकर के सहयोग बढ़ाएंगे, उसमें जो विवाद है उसको दूर करेंगे। डेटा लोकलाइजेशन को आगे बढ़ाएंगे, डेटा का स्थानीयकरण करेंगे। डेटा लोकलाइजेशन का मतलब आप जानते होंगे कि इंडिया का जो डेटा है वो इंडिया में ही स्टोर होगा, चाहे उसको स्टोर करने वाली कंपनी USA की ही क्यों ना। तो उसका मतलब होता है डेटा लोकलाइजेशन का मतलब होता है कि जिस देश में डेटा का क्रिएशन होता है उसी देश में डेटा को स्टोर किया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों जो पर्यावरण और श्रम कानून से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको लेकर के भी इसमें कई मुद्दों पर सहमति की जाएगी। क्योंकि दोस्तों इसको समझने से पहले एक चीज़ और समझनी होगी कि दुनिया में 2 लड़ाई और, एक तो देश आपने सुनी होगी ज़्यादातर है, डेवलपिंग एवं डेवलप्ड। इन देशों की एक लड़ाई और चलती है। विकसित और विकासशील देश हैं, इनकी एक लड़ाई चलती है, क्योंकि विकसित देशों के आर्थिक हित अलग होते हैं और विकासशील देशों के आर्थिक हित अलग होते हैं। कैसे कि दोस्तों, अगर विकासशील देश क्या कहेंगे, भाई हमें श्रम के जो कानून है, श्रम के कानून है उनमें हम थोड़ा लचीलापन रहेंगे। अब श्रम के कानून हमारे यहाँ लेबर कानून है, अगर लेबर कानून हम थोड़ा सा ढीलापन रखेंगे तभी तो निवेशक निवेश करेंगे। तो विकासशील देश हमेशा कहेंगे कि हमें श्रम के कानूनों में ढीलापन होना चाहिए, थोड़ा लूजनेस नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से हमारे यहाँ निवेश बढ़ेगा। वहीं दूसरे डेवलप्ड देश कहते हैं कि नहीं, श्रम के कानून स्ट्रिक्ट होने चाहिए। और ये स्ट्रिक्ट क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि इनका मानना है कि जो विकासशील देश है उसमें सस्ता श्रम होता है और इसलिए सारी कंपनी विकासशील देशों में चली जाती है, विकसित देशों में कंपनियां निवेश नहीं करती। इसलिए डेवलप्ड कंट्री हमेशा कहेंगे कि श्रमिक कानूनों को मजबूत बनाया जाए, जबकि डेवलपिंग कंट्री कहेंगे कि भाई थोड़ा बहुत ढीलापन रखा जाए। एक लड़ाई तो हमेशा किसको लेकर के रही है इनके बीच में आज तक, लेबर जो लॉ है उनको लेकर के। किसके बीच में? डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रियों की। ये समझना आपको, ये इस पॉइंट के लिए समझा रहा हूँ मैं। इसके अलावा पर्यावरण के मुद्दे पे इनमें लड़ाई रही है। जैसे पर्यावरण मुद्दे की अगर जलवायु परिवर्तन की मैं बात करूँ तो डेवलप्ड कंट्री तो कहते हैं कि सब बराबर करेंगे इसकी समस्या का समाधान, कि अमीर देश हो चाहे गरीब हो सब इक्वल करेंगे। वहीं डेवलपिंग कंट्री का कहना है कि भाई नुकसान तो आप लोगों ने पहचाना है, नुकसान तो आप लोगों ने पहुंचाया है, आप लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है, आप लोगों ने क्लाइमेट चेंज को बढ़ाया है, तो फिर हम क्यों भरपाई करें? तो ये कह रहे हैं कि नहीं, इनका मानना है कि बराबर नहीं होना चाहिए, बल्कि डेवलप्ड देशों को ज़्यादा करना चाहिए और डेवलपिंग कंट्रियों की भूमिका इसमें कम होनी चाहिए। तो एक तो एनवायरमेंटल को लेकर के, क्लाइमेट चेंज को लेकर के इनमें हमेशा क्या रहा है, डिस्प्यूट रहा है। तो इसलिए चूंकि आपने देखा होगा कि ये जो संगठन है इसमें डेवलप्ड कंट्री भी शामिल है और डेवलपिंग कंट्री भी शामिल है। डेवलप्ड में USA है ना, जापान, न्यूजीलैंड ये है, लेकिन वहीं डेवलपिंग कंट्रियों में ये आसियान कंट्री, इंडिया, साउथ कोरिया, ये सारे डेवलपिंग कंट्री हैं। और डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री जब दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो उनके बीच में ऐसे मुद्दे आएंगे और ये उनका समाधान करेंगे। इसलिए ये जुड़ी हुई कनेक्टिविटी इकोनॉमी की है, जो इकोनॉमी है उसके जुड़े हुए मुद्दों को ये क्या करेंगे, समाधान करेंगे। एक चीज़ तो इसका मेन स्तंभ ये है। इतना विस्तार से मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विकसित और विकासशील देशों का डिस्प्यूट क्या है, या आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या कभी
किस तरीके से इंडो पैसिफिक जोन में ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन को आगे बढ़ाएंगे, कैसे एक इंटर कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे इकोनॉमी में लेकर के, तो उसके लिए हमारे ये काम आएंगे। इसके अलावा दोस्तों लचीली इकोनॉमी का मतलब है कि देखो अभी तक आपको पता है कि कोविड-19 के दौरान सारी दुनिया डिपेंड हो गई चाइना पे, क्योंकि सारी चीज़ें मार्केटिंग बनना, असेंबलिंग होना चाइना पे होता था। इसलिए बोला गया था कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन का मतलब है कि कोई वस्तु का प्रोडक्शन कहीं और होता है, असेंबल कहीं और होती है और इसको बेचा कहीं और जाता है, इन सब का कनेक्टिविटी होती है, वो ग्लोबल सप्लाई चेन हुई। तो ग्लोबल सप्लाई चेन को इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाया जाए कि वो किसी एक देश पे डिपेंड ना रहे, उसको क्या किया जाए, सतत बनाया जाए। और सतत बनाने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों में निवेशक के जो कानून है उनको आसान बनाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा देशों में वस्तुओं सेवाओं का असेंबल हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, अलग अलग होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक चीज़ पे और फोकस किया जाएगा, क्लीन इकोनॉमी। दोस्तों अब आपको पता है आजकल चल रहा है नेट जीरो या डीकार्बनाइजेशन, यानी नेट जीरो का मतलब क्या है। देखो दोस्तों ये यूपीपीसीएस 2021 का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि नेट जीरो का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो नेट जीरो इसलिए मैं दोस्तों एक एक टर्म को समझो, अगर ये टर्म है ये भी आपके स्टेटमेंट के रूप में आते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इनको समझना है। तो नेट जीरो का मतलब होता है कि एक होता है एमिशन, ठीक है, एक होता है एमिशन और एक होता है ऑब्जर्वेशन, मतलब उसको ऑब्जर्व कर सकती कोई चीज़। तो एमिशन यानी हम जितना उत्सर्जन करते हैं और उतना ही उसको अवशोषण करने वाली कोई चीज़ हो जाए, तो इसका मतलब है कि कार्बन जितना एमिशन हुआ और उतना ही हमने अवशोषण कर लिया। अवशोषण के लिए हमने पेड़ लगा दिए, ठीक है ना, अवशोषण करने के लिए हमने फॉरेस्ट को बढ़ा दिया। तो इस प्रकार से कार्बन का नेट जीरो के अंतर्गत कार्बन तो एमिशन होगा लेकिन उतना ही अवशोषण हो जाएगा उसका, उतना ही उसको कंज्यूम कर लिया जाएगा। इसलिए जो कार्बन है वो नेट लेकर के जीरो रहेगा। नेट का मतलब कि उत्सर्जन माइनस अगर कह सकते हैं अवशोषण, या ये बराबर क्या होगा, जीरो। इसका मतलब होता है नेट जीरो, ठीक है ना। तो यानी कार्बन का नया एमिशन जीरो होगा, तो कार्बन एमिशन पर फोकस किया जाएगा। डीकार्बनाइजेशन का मतलब है कि हम ऐसी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे जिनमें कार्बन का यूज कम से कम हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो, ठीक है, चाहे इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा दे, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दे। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जो ग्रीन एनर्जी है या जो क्लीन इकोनॉमी उसको बढ़ावा दिया जाएगा। और इसके लिए क्या करेंगे, कोऑपरेशन करेंगे। कोऑपरेशन क्या करेंगे, ये डेवलपिंग कंट्रियों को तकनीकी देंगे, उनको निवेश देंगे ताकि डेवलपिंग कंट्री अपने यहाँ उन तकनीक का प्रयोग करके ग्रीन एनर्जी को डेवलप कर सके या क्लीन इकोनॉमी को बढ़ावा दे सके। तो एक काम इसका इन पे रहेगा। एक है निष्पक्ष इकोनॉमी। निष्पक्ष इकोनॉमी क्यों जरूरी है दोस्तों, कि आपने देखा होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देश ऐसे हैं जहाँ टैक्स बहुत ही लो है, कई देश ऐसे हैं जहाँ टैक्स हाई है। ऐसी स्थिति में निवेशक क्या करेगा, हमेशा टैक्स लो वाले देशों में जाएगा। और जो लो वाले टैक्स देश है इन्हीं को बोलते हैं टैक्स हेवन कंट्री। और जो टैक्स हेवन कंट्री है ये अन्य देशों की इकोनॉमी को भी प्रभावित करते हैं। जैसे आपने सुना होगा सिंगापुर या कई ऐसे देश हैं जहाँ पर टैक्स बहुत कम है, तो इसलिए सारी कंपनियाँ वहाँ चली जाती और इससे अन्य देशों में कंपनी नहीं जाती। इससे इकोनॉमिक लेवल पर, जो इंटरनेशनल लेवल पर, जो इकोनॉमिक क्षेत्र में जो ट्रांसपेरेंसी या एक तरह से निष्पक्षता होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। तो एक तो उचित कराधान सिस्टम को लेके आएंगे। और देखा होगा आपने उचित कराधान को सिस्टम, न्यूनतम टैक्स सिस्टम आ गया आजकल, ग्लोबल न्यूनतम टैक्स जो मिनिमम टैक्स सिस्टम है उसको हम इकोनॉमी में पढ़ेंगे। इसके अलावा इस पर काम करेंगे धन शोधन। धन शोधन यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, आप आज को पता है आजकल डार्क वेब आ गई, आजकल मनी लॉन्ड्रिंग को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से करने लग गए। तो इन मुद्दों पर, क्योंकि आजकल अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति भारत में से मनी लॉन्ड्रिंग कर सकता है, तो भारत के कंट्रोल में भारत चीज़ नहीं है। इसलिए एक देश दूसरे देशों के साथ कोऑपरेशन बढ़ाएंगे और इन मुद्दों को समाधान करेंगे, क्योंकि ये मुद्दे अब राष्ट्रीय नहीं रहे बल्कि क्या हो गए, अंतर्राष्ट्रीय। तो कुल मिलाकर के इकोनॉमी के 4 पहलुओं पे काम करेंगे। जब भी ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो इन 4 कुछ पहलुओं को ध्यान रखना और एक एक दो इनके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना कि एक तो इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, लचीली इकोनॉमी, क्लीन इकोनॉमी और निष्पक्ष इकोनॉमी, इनको ये बढ़ावा देंगे। अब बात तो हमने देख ली कि IPEF क्या है, इसको तो देख लें, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसका इम्पोर्टेंट क्या है। तो दोस्तों पहला इंपॉर्टेंट तो इसका नाम से पता है कि ये बेटर इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाएगा। इकोनॉमिक कोऑपरेशन का मतलब है ये जो 4 पॉइंट हमने देखे इन पे ये काम करेगा, ठीक है ना। एक चीज़ तो होगी। सेकंड, ये नियम आधारित, यानी नियम वाला रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर। रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, इंडो पैसिफिक जोन है, वहाँ स्वतंत्र, इंक्लूसिव,
इंडो पैसिफिक जोन का निर्माण करेंगे, यानी कि चीन के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है उसको रोकेंगे और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के आधार पर ये काम करेंगे। ठीक है ना। तो एक रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो ऑब्वियसली ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगी, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर जो चाइना पे डिपेंडेंसी वो कम होगी, और इससे भविष्य में जैसे कोई आपदा आएगी तो ज़्यादा प्रभाव दूसरे देशों पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास विकल्प बहुत ज़्यादा रहेंगे, तो उस पर भी ये फोकस करेंगे। चीन को बैलेंस करना, दोस्तों आपने देखा होगा इंडो पैसिफिक जो जोन है, इंडो पैसिफिक जोन है, इसमें चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। चाइना का इन्फ्लुएंस कैसे कि चाइना RCEP के माध्यम से पूरा लीडरशिप करता है। चाइना का इन सारे देश हैं, जो ये देश दिख रहे हैं आपको, ये इन सारे देशों के साथ जो ट्रेड है उसमें चाइना क्या है, सरप्लस है। तो चाइना की यहाँ व्यापारिक भागीदारी बहुत ज़्यादा है। चाइना का आपने देखा होगा कि अभी चाइना ने के द्वारा इंडो पैसिफिक जोन में जो कई देश है वहाँ पर अपने उनके आइलैंड, चाइना दक्षिणी चाइना सी में चाइना का मुख्य रूप से एग्रेसिव हो रहा है, कई देशों के साथ उसका विवाद चल रहा है। तो चाइना को बैलेंस करने के लिए अलग से इन्होंने एक इकोनॉमिक गुट बनाया है जो चाइना को बैलेंस कर सके। इसके अलावा दोस्तों वैश्विक मुद्दे, अब वैश्विक मुद्दे कौन से, स्वच्छ एनर्जी को लेकर के, डीकार्बोनाइजेशन को लेकर के, क्लाइमेट चेंज को लेकर के, और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो सिस्टम है, इनके समाधान के लिए ये एक प्लेटफॉर्म होगा जहां पर सभी ये देश 14 कंट्री मिलकर के आपसी रूप से मुद्दों का समाधान करेंगे और जल्दी ही समस्या का समाधान करेंगे। तो इसलिए इस प्लेटफॉर्म को बहुत ही जरूरी है। लेकिन दिक्कत है भारत के लिए, क्या दिक्कत, क्या फायदा है? तो भारत के लिए सबसे पहले दोस्तों फायदा है कि आपने देखा होगा भारत RCEP में शामिल नहीं हो पाया, क्योंकि ये क्या था, एक मुक्त व्यापार समझौता था, और इसमें चाइना भी आपको पता है शामिल था। और चाइना शामिल होने की वजह से आपको पता है कि चाइना के साथ हमारा क्या है, व्यापार घाटा है। और यदि चाइना के साथ हम मुक्त व्यापार समझौता करते हैं तो हमारे घरेलू जो मार्केट है, क्योंकि पहले ही तो चाइना की वस्तुएं बहुत सस्ती होती है, यदि उन पर टैक्स और नहीं लगाएंगे तो और सस्ती हो जाएंगी, इससे हमारा जो घरेलू बाजार है वो पूरी तरह समाप्त हो जाता। इसलिए हमने RCEP में शामिल नहीं हुए। लेकिन दोस्तों जब हम RCEP में शामिल नहीं हुए तो हमारे पास कोई और विकल्प तो होना चाहिए, इसलिए हमारे लिए IPEF यानी कि ये अभी जो हम पढ़ रहे हैं इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक जो फ्रेमवर्क है, इसमें शामिल होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ाएगा। ठीक है ना। एक तो हमारा इन देशों के साथ व्यापारिक भागीदारी बढ़ेगी, घरेलू आवश्यकता के अनुरूप है, क्योंकि दोस्तों भारत की घरेलू आवश्यकता क्या है कि भारत ने आपको पता है नेट 0 का टारगेट डिसाइड किया 2070 तक। भारत अब क्या कर रहा है, भारत अब क्लाइमेट को लेकर के आगे बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज को लेकर के भारत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पे काम कर रहा है, भारत टैक्सेशन पे काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें भारत की ज़रूरत है, और इन सारी चीज़ों का निवारण कहाँ हो रहा है, इस मंच पे हो रहा है। इसलिए भारत की घरेलू आवश्यकताओं के लिए ये मंच बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बेहतर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, क्योंकि दोस्तों ये तो आपको पता है कि दुनिया में भविष्य में भारत अब सबसे बड़ा विनिर्माण हब बनेगा, और विनिर्माण हब बनेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा निवेश चाहिए, इसके बाद अलावा जो निर्यात को मार्केट चाहिए, और ऐसी स्थिति में ये भारत की जो 14 कंट्री है ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो इसलिए ये बेहतर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी देगा। इसके अलावा ग्लोबल सप्लाई चेन, दोस्तों अब बहुत सारी वस्तुएं हमें चाइना से नहीं लेनी पड़ेगी, इन कंट्रियों से इन कंट्रियों से हम ले सकते हैं, आसानी से प्रोवाइड हो सकती है हमारे लिए। तो इसलिए हमारे लिए ग्लोबल सप्लाई चेन में जो चाइना पे डिपेंडेंसी थी वो तुलनात्मक रूप से कम होगी। तो भारत के लिए अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोस्तों ये हम कह सकते हैं कि चीन को संतुलन करना, क्योंकि आपको पता है भारत एवं चीन दोनों में प्रतिस्पर्धा है सामरिक सर्वोच्चता को लेकर के। भारत कहता है कि इंडियन ओशन में भाई हम लीडरशिप करेंगे, चाइना कहता है कि नहीं हम करेंगे। और चाइना काफ़ी BRI प्रोजेक्ट के माध्यम से हम्बन टोटा ये कई द्वीप है, इन पे अपने सैन्य अड्डे भी स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। तो चाइना का जो एग्रेसिव है इसको रोकने के लिए भारत के पास एक मंच तो होना चाहिए, एक संगठन तो होना चाहिए, और वो संगठन क्या है, IPEF इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है ये। तो इसलिए भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों ये चार चीज़ें आपने पढ़ी ली, भारत के लिए इसका महत्व देख लिया। अब इसमें दिक्कत तो है, देखो जब हम इसको कोई चीज़ को आगे बढ़ते हैं पढ़ते हैं तो इशू तो आते हैं। दोस्तों सारे इंसिडेंट प्री और मेंस के लिए आपको बहुत महत्वपूर्ण आएंगे। अगर इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ गए तो इससे रिलेटेड कोई फैक्ट आप बाद में भूल नहीं पाएंगे। तो इसलिए अब दिक्कत है कि इंडिया को इशू क्या है, इसको कि भारत इसमें शामिल तो हो जाएगा, इशू क्या है, तो इशू है डेटा लोकलाइजेशन। क्योंकि दोस्तों जब भारत द्वारा हाल ही में डेटा के स्थानीयकरण को लेकर के जब कानून लाया जा रहा था तो USA और जापान जैसे देश हैं, इन्होंने इसका क्या किया, विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि USA की सारी कंपनियां कहाँ हैं, भारत में,
और यूएसए भारत के जो डेटा है उसको अपने पास रखना चाहता है। और यदि डेटा लोकलाइजेशन लागू हो गया तो यूएसए की सारी कंपनियां भारत में ही डेटा संरक्षण करना पड़ेगा। यूएसए में डेटा नहीं पहुंचेगा और इसकी वजह से इनकी कंपनियां हैं यूएसए की, इनकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। इनकी कॉस्ट बढ़ने के साथ साथ जो भारतीय डेटा का ये यूज करती थी, मिसयूज करती थी, वो भी नहीं कर पाएंगी। इसलिए विकसित देश कभी भी डेटा लोकलाइजेशन को आगे नहीं बढ़ाना चाहेंगे। इसको लेकर के भारत और अमेरिका के बीच में, ये भारत और विकसित देशों के बीच में मुद्दे हो सकते हैं। श्रम कानूनों को ऑब्वियसली भारत चाहेगा अभी कि श्रम कानूनों में थोड़ा सा ढीलापन रहे, क्योंकि भारत एक अभी बढ़ती हुई इकोनॉमी है। तो भारत क्या चाहेगा कि भाई अभी ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो, सस्ता श्रम प्रोवाइड करवाया जाए। इसको लेकर के हो सकता है विकसित देशों के साथ भारत की टकराट हो सकती है। इसके अलावा भारत द्वारा जो सब्सिडी दी जा रही है उसको लेकर के अमेरिका और भारत में विवाद चलता है, तो वो भी यहाँ एक मुद्दा खड़ा हो सकता है। पर्यावरण मापदंडों के लेकर के क्लाइमेट चेंज पे इंडिया बोलेगा भाई बराबर करो, यूएसए बोलेगा नहीं। इंडिया बोलेगा कि यूएसए ने ज़्यादा इसमें भूमिका निभाई है, जापान ने ज़्यादा भूमिका निभाई है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में। ऐसी स्थिति में यूएसए को ज़्यादा करना चाहिए। तो ये जो कॉमन मुद्दे हैं, ये सारे कॉमन मुद्दे जो डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रियों में डिस्प्यूट खड़ा करते हैं, वो सारे मुद्दे इस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में भी एक समस्या बन सकते हैं। इसके अलावा हमको पता है कि भारत अमेरिका के द्वारा भारत की कई वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार की कस्टम ड्यूटियाँ बढ़ा दी गई, ठीक है ना। भारत को जो डेवलपिंग कंट्री का जो दर्जा था वो भी भारत को ख़त्म कर दिया। तो भारत को बहुत सारी चीज़ों से अमेरिका के द्वारा धीरे धीरे क्या किया जाए, जो सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जा रही थी उस धीरे धीरे समाप्त की जा रही है। तो ये मुद्दे बन सकते हैं, ठीक है ना। तो इनका समाधान के लिए अगर हम करें तो क्या हमारी चीज़ हो सकती है। और भी इसमें और भी मुद्दे हैं। और मुद्दे अगर देखें, एक मुद्दा है कि इसमें स्पष्टता का अभाव है। स्पष्टता का अभाव कैसे कि देखो वहाँ पे फ्रेमवर्क तो बना रहे हैं, लेकिन फ्रेमवर्क का ऐसा ना हो जाए कि इसमें यूएसए चाइना से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए इसका यूज कर ले। भाई देखो चाइना से हमारी कोई दुश्मनी खास है नहीं, अभी इंडोनेशिया की दुश्मनी इससे है नहीं है, लेकिन अगर यूएसए इसका यूज करके चाइना के बीच विरोध यूज कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में बोलता है कि यूएसए हो सकता है कि इसको अपने लिए यूज कर ले, ठीक है ना। उसके अलावा ये कहते तो हैं कि हम चाइना को सक्षम कर, चाइना को बैलेंस करेंगे, चाइना का विरोध करेंगे, लेकिन इन 14 कंट्रियों में से किसी भी कंट्री की इतनी क्षमता नहीं है जो चाइना के साथ ट्रेड को रोक सके, चाइना के साथ आर्थिक संबंध खराब कर सके। क्यों? क्योंकि इन सारे कंट्रियों का मार्केट चाइना पे डिपेंड है। और आपने कोविड-19 में देखा होगा, कोविड-19 में जब चाइना पे आरोप लग रहे थे तो किसी भी देश की इतनी औकात नहीं थी कि चाइना के विरोध में जाकर के उसकी कंपनियों को बंद करवा दे, क्योंकि चाइना पे सबकी डिपेंडेंसी थी। बोलते तो बहुत है, करता कोई नहीं है। इसके अलावा दोस्तों WTO का उल्लंघन, जब अमेरिका जैसे देश है वो WTO का उल्लंघन कर देते हैं, WTO के मानकों को मानते नहीं, उसके डिसीजन को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं, गरीब देशों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो फिर ऐसे प्लेटफॉर्म का क्या फ़ायदा। इसके अलावा दोस्तों अमेरिका की 2 लीडरशिप में 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो चाइना के BRI प्रोजेक्ट को बैलेंस करना चाहेंगे। इसमें एक है BDN यानी ब्लू डॉट न्यूट्रलिटी, और इसमें क्या किया जाएगा, इसमें $40 बिलियन का लगभग निवेश किया जाएगा, जो अमेरिका जिसके अंतर्गत उन देशों को निवेश करेगा जिन देशों में अमेरिका के नेतृत्व में है, और उन देशों में इसमें निवेश किया जाएगा जिन देशों की एक स्थिति बहुत सही नहीं है और वो अपने इंफ्रा पे डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं, ताकि दुनिया जो गरीब देश है वो चाइना का पैसा ना ले। इसी प्रकार से वर्ल्ड बैंक बेटर वर्ल्ड नामक प्रोजेक्ट है, ये भी यूएसए की लीडरशिप में डेवलप किया जा रहा है। और इन दोनों प्रोजेक्ट का एक ही उद्देश्य दोस्तों BRI को बैलेंस करना। जो चाइना की लीडरशिप में जो जगह जगह देशों पर रोड कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, इंफ्रा को डेवलप किया जा रहा है, पोर्ट को डेवलप किया जा रहा है, उन सबको क्या किया जाएगा, इसमें कम करने की, उसको बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि जैसे श्रीलंका का हम्बनटोटा था, श्रीलंका ने इसको बनाया था, किसने बनाया, चाइना ने। अब श्रीलंका की इतनी क्षमता नहीं थी कि इस पर जो खर्च आया था उसको चाइना को पे कर सके, इसलिए श्रीलंका ने हम्बनटोटा को चाइना को दे दिया। तो अमेरिका कह रहा है कि भविष्य में भविष्य में चीन है वो कई देशों को, जो गरीब देश है वहाँ पर अपनी इंफ्रा को डेवलप करके उनको कंट्रोल कर सकता है, इसलिए उनको बैलेंस करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। और इसमें क्या है कि अमेरिका की लीडरशिप में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रियों को फंड प्रोवाइड करवाया जाएगा ताकि वो निवेश कर सकें। तो ये इशू है, लेकिन दोस्तों इशू तो हर मुद्दे में रहते हैं, लेकिन समाधान के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया था इनमें कि देखो, अगर जब तक कोई भी संगठन 3T पे काम नहीं करेगा, 3T का मतलब है ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और टाइमलीनेस, यानी कोई भी संगठन, यदि उस संगठन में जुड़े हुए जो देश हैं अगर उसमें आपसी सहयोग नहीं है तो फिर उस संगठन का कोई महत्व नहीं है। ये बात सही है भाई। 4 दोस्त आप बन रहे हैं और 4 दोस्तों को आपस में विश्वास नहीं है, तो फिर क्या निर्णय ले पाएंगे आप भविष्य में,
ठीक है, इसलिए। और ट्रांसपेरेंसी यानी कि सभी देशों को, जब आप दोस्त बन ही रहे हैं, सहयोग हो ही रहा है, तो अपनी आर्थिक नीति, दूसरे देश की आर्थिक नीति आपस में आपको पता तो होनी चाहिए। तो बोला है कि अगर ट्रांसपेरेंसी होगी तभी सक्सेस हो पाएगा। और तीसरा टाइमलीनेस। टाइमलीनेस का मतलब है कि प्रतिबद्धता, कि ऐसे नहीं है कि वादा कर लिए और निभाया नहीं, या एक डिसीजन लेने में लंबा टाइम लगा दिया। तो बोला कि 3 चीज़ अगर किसी भी संगठन में होती है, इसका आप सजेशन यूज कर सकते हैं कहीं भी। अगर कोई संगठन, कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन काम नहीं कर रहा, वहाँ आपको सजेशन देना है, तो इस 3T का स्टेटमेंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो 3T का जो सजेशन दिया गया था, ये इस संगठन के सक्सेस में बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस संगठन के प्री मेंस सबके जुड़ा हुआ सवाल हमने आप पढ़ लिया है। अब इसको लेकर कोई आर्टिकल आए, कोई कहानी है, आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल कर देगा। इसके अलावा एक और संगठन है जिसको लेकर के क्वेश्चन आते रहते हैं, शंघाई सहयोग संगठन। और एक तो दोस्तों शंघाई सहयोग संगठन की बात करें तो इसमें आपको पता है कि हाल ही में घटना क्या हुई है। हाल ही में घटना यह है कि शंघाई सहयोग संगठन की एक संस्था और है, और संस्था क्या है, रीजनल एंटी टेररिज्म सिस्टम है, यानी कि क्षेत्रीय आतंक विरोधी तंत्र। तो जो रीजनल एंटी टेररिज्म संगठन है, इसका अध्यक्ष भारत बना है, और ये SCO के ही अंतर्गत ही आता है। तो आपको पता है कि भारत टेररिज्म एक्टिविटी के विरुद्ध काम करने के लिए अग्रसर है, क्योंकि भारत इससे पीड़ित है। तो इसलिए हाईलाइट में रहा है कि भारत इसका क्या रहा है, अध्यक्ष रहा है। अब सबसे पहले देखना है कि SCO क्या है। तो ऐसे दोस्तों एक इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि सरकार के लोग इसमें शामिल होते हैं। और इसमें दोस्तों 2001 में ये स्थापित हुआ था चीन के शंघाई शहर में। पहले इसमें 7-8 कंट्री थे, बाद में इसमें इंडिया और पाकिस्तान को शामिल किया गया है। वर्तमान में इसमें देखें तो कजाकिस्तान, इन मध्य एशियाई कंट्री, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये मध्य एशियाई जो कंट्री है वो तो इसमें शामिल है। इसके अलावा इसमें चीन और रूस है, वो भी शामिल है। और 2017 में भारत और पाकिस्तान को भी शामिल किया गया था। इस प्रकार इसमें लगभग 8 कंट्री हैं वो इसमें शामिल है शंघाई सहयोग संगठन। 2005 से ये शंघाई सहयोग संगठन UNA का एक ऑब्जर्वर के रूप में भी काम कर रहा है। जैसे UNA के एक तो सदस्य होते हैं, जैसे उसमें 193 सदस्य जाते हैं, लेकिन उसके अलावा UNA के सदस्य में कुछ ऑब्जर्वर होते हैं जो इसी बैठकों में भाग लेते हैं, हालांकि उनको वोटिंग का कोई अधिकार नहीं होता। तो SCO भी उसमें शामिल है। SCO का जो अध्यक्ष होता है या उसको लीडरशिप करता है, वो उस टाइम जो महासभा में कोई मीटिंग होगी तो उसमें जाके बैठेगा। तो आपसे पूछ सकते हैं कि क्या ये SCO UNO का ऑब्जर्वर है, तो आपको बोलना है बिल्कुल है। और कई बार प्रीम क्वेश्चन आएगा कौन कौन से सदस्य हैं, तो बिल्कुल बोलना है कि ये चार सदस्य हैं। इसमें एक देश ध्यान रखना, मध्य एशिया के 4 तो है इसमें। कौन कौन सा है मध्य एशिया का, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, लेकिन ध्यान रखना अफगानिस्तान नहीं है, ठीक है। एक इसमें अफगानिस्तान है, वो नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और बाकी इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और रूस, तो 4 मध्य एशियाई कंट्री और 4 बड़े बड़े कंट्री, 8 कंट्रीज के सदस्य। मुख्य लक्ष्य इसका यह है कि देखो इसमें जो देश है उनके बीच परस्पर विश्वास होना चाहिए। ये क्षेत्रीय जो मध्य एशियाई क्षेत्रों में जो शांति स्थिरता रहती है, इस पर हम सहयोग करेंगे। जो आतंकवादी, नक्सलवादी जो घटना है उन पर हम सहयोग करेंगे, इसलिए इसका गठन किया गया था। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज़ आपको देखनी होगी, अभी हमने ये चीज़ देखी है, इसमें एक चीज़ आपको देखनी होगी कि भारत के लिए ये SCO इतना महत्वपूर्ण क्यों है। भारत के लिए SCO इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण इसलिए दोस्तों कि मध्य एशियाई जो देश है, मध्य एशियाई देश इसमें शामिल है। और भारत के लिए मध्य एशिया बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे कि ये मध्य एशिया है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इधर हो गया पाकिस्तान, इधर हो गया चाइना और यहाँ हो गया अफगानिस्तान। इन तीनों पे भारत अपनी प्रभाव बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि मध्य एशियाई देशों से हमारा संबंध अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हमारे लिए अगर कह सकते हैं तो सामरिक दृष्टि से मध्य एशियाई देश बहुत महत्वपूर्ण है। और मध्य एशियाई देश क्योंकि SCO में शामिल है, इसलिए ये मंच हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरे दोस्तों, ग्रेट गेम कनेक्ट कंपटीशन। दोस्तों ये हो सकता है कि देखो अगर भारत इसमें शामिल नहीं होता तो इसमें शामिल कौन था, चाइना भी था, पाकिस्तान भी था, और ये दोनों मिलकर के इन सारे देशों को भारत के विरोध कर सकते थे। लेकिन जब भारत इसमें शामिल रहेगा इसमें, तो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। अर्थात भारत के विरोध में जो ये सारे इस्लामिक कंट्री है या चाइना है, ये भारत के विरोध में नहीं होंगे यदि भारत इसका सदस्य है तो। इसके अलावा दोस्तों क्षेत्रीय सुरक्षा। क्षेत्रीय सुरक्षा मतलब भारत किससे पीड़ित है, आतंकवाद से। और आतंकवाद भारत में कहाँ से आता है, चाइना से, पाकिस्तान से। इसके अलावा भारत किससे पीड़ित है, नक्सलवाद से। नक्सलवाद को बढ़ावा देता है चाइना। तो भारत जिन जो महत्वपूर्ण
घटनाओं से पीड़ित है उसका समाधान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि इसमें एक राइट्स नाम इंस्टीट्यूट है, रीजनल एंटी टेररिज्म सिस्टम है, और इसमें आपको पता है कि पाकिस्तान भी शामिल है और चीन भी शामिल है। तो इन दोनों के विरुद्ध, इन दोनों के पक्ष में, इन दोनों के समक्ष भारत अपनी बात रख सकता है और विवादों का समाधान कर सकता है। और एक और चीज़ है कि रूस भी इसमें शामिल है, तो रूस इसमें मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा एक आर्थिक क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि एक तो ये मध्य एशियाई देशों के साथ हमारा व्यापार बहुत बढ़िया बढ़ेगा, इनके साथ कनेक्टिविटी होगी, और इसके अलावा ये ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मध्य एशियाई देश है, ये प्राकृतिक ऊर्जा के उत्पादन में महत्वपूर्ण है। और इस प्राकृतिक ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, इसको भारत तक पहुंचाने के लिए एक प्रोजेक्ट आया था, तापी प्रोजेक्ट। तापी का मतलब है ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, इन 4 देशों का एक प्रोजेक्ट था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि ताजिकिस्तान से लेकर के और भारत तक, यहाँ ये लेकर के भारत तक एक पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिससे प्राकृतिक गैस है या तेल है उनको भेजा जाएगा। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि भारत और पाकिस्तान में डिस्प्यूट है। तो यदि ये ऐसे जो मंच हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच में इस पर सहयोग बना देंगे, तो ये हमारे लिए फ़ायदा होगा। हमें एनर्जी के लिए जो पश्चिमी एशिया में हमारी निर्भरता है उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अफगानिस्तान में आपको पता है कि वर्तमान में तालिबान का शासन है, और तालिबान भारत के हितों के अनुकूल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इन देशों से हमारा ये मंच है जो तालिबान के मुद्दों को समाधान यहाँ पर कर सकता है। और इसके अलावा पाकिस्तान और चीन से यदि हमें निपटना है तो इस संगठन में शामिल होना हमारे लिए ज़रूरी था, क्योंकि वो दोनों है, वो भारत और पाकिस्तान है, वो दोनों भारत के विरोध में इसमें गतिविधियों को बढ़ावा दे सकते थे। लेकिन चूंकि भारत खुद इसमें शामिल है, ऐसी स्थिति में पाकिस्तान और चाइना की ज़्यादा नहीं चल पाएगी, और भारत इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनके बीच में सहयोग करेगा, उनके साथ चलेगा, और इससे कि क्षेत्रीय स्तर पर शांति बढ़ेगी। तो ये ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, आर्थिक सहयोग में, हम व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पर्यटन, आपको पता है कि भारत में पर्यटन की बात करें तो ये चाइना के साथ पर्यटन करने के लिए हमारे बौद्ध भिक्षु हैं, उनके पर्यटन बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान से आपको पता है कि पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की बहुत सारी चीज़ें यहाँ इंडिया में है, तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो सहयोग बढ़ेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन और टूरिज्म बढ़ेगा। लेकिन दिक्कत है, इसमें दिक्कत यह है कि फिलहाल मध्य एशिया में बहुत बड़ी घटनाएँ चल रही हैं, और एक जो जियोपॉलिटिकल्स जो इंसिडेंट हो रहे हैं, जैसे रूस और यूक्रेन का। अब दोस्तों, रूस और यूक्रेन का आपने मुद्दा देखा होगा, तो भारत इसमें काफ़ी हद तक चुपचाप बैठा रहा। क्यों? क्योंकि यूक्रेन का मतलब है यूएसए और रूस का मतलब होता है रूस। तो इसमें देखने को मिल रही थी कि लड़ाई असली तो यूएसए और रशिया में थी, और यदि भारत इसमें से किसी का भी यदि पक्ष ले, अगर भारत यूक्रेन का पक्ष लेता तो भारत रशिया का विरोधी हो जाता, और अगर भारत रशिया का पक्ष लेता तो भारत यूएसए यूक्रेन का एक तरह से दुश्मन हो जाता। इसलिए भारत ने इसमें क्या थोड़ी धैर्य की नीति न अपनाई, लेकिन इससे कहीं ना कहीं रूस के पक्ष में पाकिस्तान और चाइना का सहयोग ज़्यादा रहा, रूस के पक्ष में। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो ऐसी घटनाएं जब घटित होती है, तो इससे भारत को एक नुकसान हो जाता है, क्योंकि भारत किसी एक का पक्ष खुल के ले नहीं सकता और दोनों के साथ रह करके संबंध अच्छे आगे नहीं बढ़ा सकता। तो ऐसी समस्या आई, तो जब ये घटनाएं घटी तो कहीं ना कहीं इस संगठन पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि ये संगठन के ज़्यादातर देश है वो रशिया के पक्ष में थे। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान में हमेशा लड़ाई चलती रहती है, जब लड़ाई चलेगी इस मंच पर जाने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि मुद्दों पर सहमति बनेगी नहीं। इसके अलावा दोस्तों, ये मंच हो सकता है कि भारत के विरोध में एक संगठन के रूप में काम कर सकता है, जैसे पाकिस्तान और चाइना दोनों इसमें शामिल हैं। और चाइना हमेशा कहता है कि यदि भारत को आप नेशनल ये एनएसजी क्या है, एक परमाणु ग्रुप समूह है परमाणु सप्लाई का, तो अगर भारत को शामिल करना चाहते हैं तो चाइना हमेशा पाकिस्तान के साथ रहता है। इसके अलावा चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है वो भारत के लिए एक नुकसानदेही है, और BRI प्रोजेक्ट को रशिया इन सारे देशों ने सहमति दे रखी है, तो इसलिए भी यहाँ पर मतभेद उत्पन्न होंगे भारत के लिए। इसके अलावा भारत की मध्य एशिया में थोड़ी कनेक्टिविटी भी कम है, तो फिर भारत को इस संगठन का ज़्यादा फायदा भी नहीं हो पाएगा। आतंकवाद के विरुद्ध में लड़ाई कमज़ोर है, क्योंकि जो आतंकी है, जो आतंक को स्पॉन्सर करते हैं, वही इसमें शामिल है। तो ऐसी स्थिति में वो ऐसे किसी डिसीजन पर नहीं पहुँचने देते जो उनके विरोध में हो। तो कहने का मतलब है कि भारत को इस संगठन में बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि ग्लोबल सिचुएशन ऐसी चेंज हो रही है, क्योंकि अमेरिका और रशिया की लड़ाई पहले से चल रही है, और अब अमेरिका और चाइना की भी लड़ाई चल रही है। ऐसी स्थिति में चाइना और रशिया में गठजोड़ बढ़ रहा है, और चाइना रशिया का बढ़ता गठजोड़ भारत के लिए एक नुकसानदायी हो सकता है, क्योंकि रशिया भारत का एक महत्वपूर्ण दोस्त था। ऐसी स्थिति में अगर भविष्य में हम देखें तो भविष्य में यदि चाइना
और रशिया के बीच में मान लो डिस्प्यूट हो जाता, सॉरी चाइना और इंडिया के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में रशिया है वो इंडिया का खुल के पक्ष नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो वर्तमान में चाइना के पक्ष में है। तो भविष्य में कुछ घटनाएं हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर हमें थोड़ा सा इन पे काम करना है, सबसे पहले हमारी कनेक्टिविटी है, जैसे चाबहार पोर्ट है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर है, ये क्या करेगा, ये मुख्य रूप से बम्बई से लेकर के सेंट पीटर्स तक एक कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाएगा, तो उसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए। चीन और पाकिस्तान के साथ भी हमें संबंधों को थोड़ा सुधारना चाहिए, ताकि दुश्मनी कम हो, संबंध बढ़े, विकास हो। सैन्य सहयोग करना, सैन्य सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे हाल फिलहाल में इस पे महत्व दिया जा रहा है कि आतंकवादी गतिविधियों के विरुद्ध में एक एक्सरसाइज पे बल दिया जाए, आर्मी एक्सरसाइज पे। और भारत को हमेशा सामरिक स्वायत्तता, ये शब्द आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द होता है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमस। स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी की अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब है कि कोई देश स्वायत्त होकर के अपनी विदेश नीति का अपने हितों के अनुरूप यूज करे। जैसे इंडिया सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल था इसमें, जब रशिया और यूक्रेन का डिस्प्यूट चल रहा था, इंडिया ने कहा, देखो रशिया और यूक्रेन का जब डिस्प्यूट चल रहा था तो यूएसए और यूरोपीय देशों ने भारत पे खूब दबाव बनाया, बहुत प्रेशर की कि आप रशिया से तेल मत खरीदो। तो भारतीय विदेश मंत्री हो या भारत ने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई रशिया से तेल खरीदना मेरे हितों के अनुकूल है, क्योंकि रशिया से तेल मुझे सस्ता मिल रहा है, तो फिर मैं क्यों रशिया से तेल नहीं खरीदूंगा। तो इसका मतलब यह है कि भारत ने बिना किसी अमेरिका और यूरोप के दबाव के रशिया से तेल खरीदा। और क्यों खरीदा, क्योंकि वो राष्ट्रीय हितों के अनुकूल था। तो इस प्रकार की नीति को हम बोलते हैं सामरिक स्वायत्तता की नीति। और दोस्तों पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इसको लेकर के भारत की तारीफ भी की थी कि भारत की रशिया और यूक्रेन को लेकर जो युद्ध है उसमें जो पॉलिसी थी एकदम सही थी, क्योंकि इसमें भारत ने कहीं ना कहीं दोनों देशों से अपने संबंधों को बना के रखा और फायदा भी उठाया, ठीक है ना। इसलिए तो इस प्रकार की जो पॉलिसी बोलते हैं उसको बोलते हैं सामरिक स्वायत्तता की। बाकी आपने देखा होगा पाक है, चाइना ने जो बोल दिया पाकिस्तान वही करता है, ये सामरिक स्वायत्तता नहीं होती। जैसे जापान है, साउथ कोरिया है, ये क्या करें, यूएसए ने जो बोल दिया सब वही करेंगे, ये यूएसए के फॉलोअर हैं। इसी प्रकार से यूएसए ने बोल दिया सारे यूरोप की कंट्री वो सेम टू सेम करेंगे, तो ये सामरिक स्वायत्तता नहीं है। भारत कभी भी यूएसए की पूरी बात नहीं मानता, यदि यूएसए की कोई बात भारत के हितों के विरुद्ध है तो भारत उसको रिजेक्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल जब अमेरिका ने बहुत दबाव बनाया कि आप रशिया से तेल मत खरीदो, क्योंकि सारी दुनिया ने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया, तो ऐसी स्थिति में रशिया को चाहिए पैसा, तो भारत को चाहिए था तेल। तो जब भारत को तेल सस्ते में मिल रहा है, भारत आखिरकार क्यों नहीं खरीदेगा, और इसलिए भारत ने रशिया से तेल खरीदा और भारत ने अपनी सामरिक स्वायत्तता की नीति का परिचय दिया। तो दोस्तों अगर हमें आगे भी संबंध बनाने हैं तो सामरिक स्वायत्तता की नीति हमारे लिए एक महत्वपूर्ण हो सकती है। तो ये दो छोटे छोटे टॉपिक मैंने आपको इसमें लिए थे, लेकिन इसमें ध्यान रखना ये मैपिंग को मत भूलना। प्री का सवाल इस बार एक यहीं से आया था कि किर्गिस्तान की सीमा किस किस से लगती है या किससे नहीं लगती, तो बॉर्डर बाउंड्री को लेकर के सवाल जरूर आता है, इसलिए इसको मत भूलना। और इसके अलावा ये जो देश हैं कौन कौन से इसमें शामिल हैं इसको मत भूलना। प्री के सवाल इसमें से डायरेक्ट आएंगे, आपको डायरेक्ट मिलेंगे, चाहे आप स्टेट पीसीएस की दो चाहे यूपीएससी की दो। इसके अलावा दोस्तों जो स्टेट ये टर्मिनोलॉजी है, सामरिक स्वायत्तता, नेट जीरो, डिकार्बनाइजेशन, ये सारी टर्मिनोलॉजियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एक वीडियो यहाँ ख़त्म किए, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी इंटरनेशनलाइजेशन की सारी चीज़ों को ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें और इसको शेयर करें। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप उसको पूछें। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।